वो किस हिसाब से हैं, व्हाट आर द चेंजेस? मॉडर्न सोसाइटी में जो चेंजेस हैं, सोशल चेंज जिसकी हम बात करें, सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट अपने आप में बात हो जाती है। वो हम कह नहीं सकते कि सोशल चेंज कई बार हमें दिखता नहीं है, लेकिन हो रहा होता है। जैसे अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, अगेन आई एम कोटिंग इट, वो आया, तो उसकी वजह से जो भी डायमेंशंस आए हैं, फीमेल कहा गया है, इट हैज बीन फाउंड दैट more number of girls were able to go to school in the last decade, and so that is why the marriages were delayed for girls, and that is why you are even the TFR, the total fertility rate has fallen. गर्ल स्कूल गई, मैरिजेबल एज के बाद ही मैरिज हो रही है, मोर सेंस प्रिवेल्ड, मोर अंडरस्टैंडिंग प्रिवेल्ड, and that is how you have you can say a good environment, a good societal future progress. अब बात ये आती है, वुमेन पढ़ लेती है लेकिन अब उसको जॉब भी चाहिए, जॉब चाहिए तो स्किल भी चाहिए। तो इंडिया को उसके लिए प्रिपेयर करना है अपने आप को। कंट्रीज लाइक जापान में जो है पॉपुलेशन इस साल या इस आई बिलीव 500,000 से ज्यादा वो हुई है, मतलब वहाँ डिक्लाइन ही हो रही है। एजिंग पॉपुलेशन इज मोर, वर्किंग पॉपुलेशन इज गेटिंग ओल्डर। तो वो उनका डेमोग्राफिक जो ढांचा है, भारत जैसी कंट्री के डेमोग्राफिक ढांचे से बिल्कुल अलग है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि भारत के सामाजिक बदलाव जो हैं, या भारत के जो सामाजिक जो पड़ाव हैं, वो किस प्रकार से हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या उसके अंदर दिखाई देता है, क्या चीज होती है। आप समझे मेरी बात को? तो ये हमें देखना पड़ेगा। इसके बिना देखे हम चीज को समझ नहीं सकते कि हो क्या रहा है। या हमें जो क्वेश्चन आता है वो थोड़ा सा तो कॉन्सेप्ट पूछेगा, कॉन्सेप्ट सब लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन कॉन्सेप्ट लिखने का नहीं है। क्वेश्चन ये है कि कौन उसको अगले लेवल तक लेके जाएगा। जैसे अभी हम एक लेवल क्रिएट कर रहे हैं, तो डिसेंट हो गया, इसमें भी हमें एग्जाम्पल देखने हैं। एग्जाम्पल भी नहीं देखे तो आपने इसके अंदर वो देखना है, जब आंसर हम लिखते हैं तो यू कैन नॉट राइट लाइक एवरीबडी एल्स, हमारे की तरह नहीं लिख सकते। हर कोई वैसे ही लिखेगा, हम भी वैसे ही लिखेंगे, तो फिर नंबर कैसे आएंगे? मेरी बात समझ आइए? आंचल जी, ब्रिजवाला जी, हेलो, एम आई ऑडिबल टू बोथ ऑफ यू? यस सर। हाँ, यस सर। धीरे आवाज आ रही है आंचल आपकी बहुत। यस सर। ओके, थैंक यू, आवाज तो आ रही है। ब्रिजवाला जी, आपको बात समझ में आई? यस सर। तो अब अगर हम बात करते हैं सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी, आप टॉपिक का नाम दे सकते हैं सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी। सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी यानी कि मॉडर्न सोसाइटी में सामाजिक चेंज क्या है, दैट इज व्हाट वी हैव टू सी। सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी। तो सोशल चेंज, एक सोशियोलॉजिस्ट हैं विल्बर्ट मूर या विल्बर्ट मूरे, WILBERT, विल्बर्ट मूरे, विल्बर्ट मूरे, वो क्या बोलना चाहते हैं कि सोशल चेंज is defined as a significant alteration in structure। विल्बर्ट मूर ने एक डेफिनेशन दी, एक उन्होंने बात बताई कि जब सोशल स्ट्रक्चर में एक सिग्निफिकेंट चेंज होगा, जो मैं अभी बोल भी रहा था आपसे, सिग्निफिकेंट ऑल्टरेशन इन स्ट्रक्चर ओवर ए टाइम reflected by behaviors, patterns and culture, reflected by behavior, patterns and culture, including norms and values। ये सारे शब्द हम यूज कर चुके हैं, बिहेवियर, पैटर्न एंड कल्चर, इंक्लूडिंग नॉर्म्स एंड वैल्यूज, यानी समाज में जो नॉर्म्स हैं, जो वैल्यूज हैं, यदि वो परिवर्तित होते हैं तो उसको हम सोशल चेंज कहते हैं। कैसे बात की जाती है वो नॉर्म है, कैसे वैल्यू दिया जाता है किसी चीज को, वो भी एक नॉर्म है।
तो यानी अगर वो बहुत ज्यादा यदि वो विकसित हो रहे हैं एक समय के भीतर और उनका रिफ्लेक्शन हो रहा है तो सोशल चेंज कहलाएगा। जैसे भारत एक सोशल चेंज से गुजर रहा है, इंडिया इज गोइंग थ्रू अ सोशल चेंज, नॉट जस्ट टुडे बट इट इज मूविंग ऑन। समझे जी? तो सोशल चेंज के दो ब्रॉड एस्पेक्ट हो सकते हैं, एक हम कह सकते हैं स्ट्रक्चरल सोशल चेंज, एक हम कह सकते हैं कल्चरल सोशल चेंज। स्ट्रक्चरल सोशल चेंज, अब स्ट्रक्चर कैसे चेंज होगा, स्ट्रक्चरल सोशल चेंज कैसे दिखेगा बताइए? स्ट्रक्चरल सोशल चेंज हम कैसे देख पाएंगे? स्ट्रक्चरल सोशल चेंज हम देख पाएंगे, बताओ। सर जैसे कि अब फैमिली का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिली हो रही है। हाँ बिल्कुल, नहीं वो कल्चरल है, वो कल्चरल में हो गया। न्यूक्लियर फैमिली इज ए कल्चरल एस्पेक्ट। स्ट्रक्चरल सोशल चेंज बताइए, सामाजिक परिवर्तन का ढांचा कैसे बदलेगा? ढांचा बदलेगा जब, बताइए, स्ट्रक्चरल सोशल चेंज। हाँ कास्ट सिस्टम में रिजर्वेशन प्रोवाइड यार ये सब तो कल्चरल है, ये स्ट्रक्चरल कहाँ है, ये तो कल्चरल है। सर क्वालिटी लिविंग हो जाएगी जैसे एजुकेशन से। हाँ एजुकेशन, तो इसका मतलब सबसे पहला हो गया जैसे अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, ये क्या है? स्ट्रक्चरल चेंज है ये। भाई आपके गांव में पहले कोई स्कूल ही नहीं था, तो क्या स्कूल आने के बाद कोई परिवर्तन नहीं आएगा? हाँ? या पब्लिक हेल्थ सेंटर ही नहीं था, तो क्या पब्लिक सेंटर आने के बाद कोई परिवर्तन नहीं आएगा? या कोई पुलिस स्टेशन ही नहीं था, या कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी? आप मेरी बात समझे? सो दैट इज स्ट्रक्चरल सोशल चेंज। फिर उसके, अब इसमें हम बहुत सारे एग्जांपल डाल सकते हैं। इंडिया में स्ट्रक्चरल सोशल चेंज में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। फॉर एग्जांपल कहीं पर कोई पुल बन रहा है नॉर्थ ईस्ट में, सपोज कीजिए कोई ब्रिज बना, उस ब्रिज बनने से समय की दूरी कम हुई, और समय की दूरी कम होने की वजह से आप अपना कंस्ट्रक्टिव टाइम कहीं और भी लगा पाए, आपने मेन स्ट्रीम इंडिया के साथ जुड़ा। जो अखबार 2 दिन बाद आता था वो अखबार अब 1 दिन पहले आने लगा। डोंट यू थिंक इट विल ब्रिंग अ स्ट्रक्चरल चेंज? हाँ ब्रिजवाला जी, आंचल जी। सर जैसे जम्मू कश्मीर में टनल बनी है वो भी इसमें आ बिल्कुल सकते हाँ, हैं। तो मतलब एक टनल है, टनल तो एक एग्जाम्पल है, लेकिन अर्बनाइजेशन, ये जम्मू कश्मीर में अगर स्ट्रक्चरल चेंज होगा, फिजिकल चेंजेस आएंगे, तो उसकी वजह से वहाँ टूरिज्म बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा तो मेन स्ट्रीम इंडिया का और भी ज्यादा वो होगा। हरियाणा में स्ट्रक्चरल चेंज है, अर्बनाइजेशन आया ना हरियाणा में, सारे गांव इलेक्ट्रिफाइड हैं, सारे गांव में सड़क बनी हुई है, पीने का पानी भी आता है। लेकिन क्या वो स्ट्रक्चरल चेंज कल्चरल चेंज में मैनिफेस्ट हुए? ये है सोचने की बात। हरियाणा और पंजाब में अर्बनाइजेशन के बावजूद क्या स्ट्रक्चरल चेंज कल्चरल चेंज में मैनिफेस्ट हुए, या कल्चरल चेंज ने स्ट्रक्चरल चेंज को मैनिफेस्ट किया? ऐसा भी हम डिबेट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया स्ट्रक्चरल। अब कल्चरल, जैसा आपने बोला, कल्चरल में क्या हो जाएगा, जैसे वुमेन का जॉब लेना, इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन, कास्ट सिस्टम का थोड़ा डाइल्यूट होना, फैमिली के साइज और फॉर्म में फर्क आना। आज की डेट में कोई भी 1-2 बच्चे से ज्यादा नहीं चाहता इन जनरल। कहाँ होता है ऐसा? बहुत कम है, रेयर है। मतलब ठीक है, कोई कम्युनिटी को आप बोल सकते हैं विच इज लिटिल backward and there is less access to education, so there it can happen, otherwise it is not like that। ठीक है जी? तो ये हो गया कल्चरल चेंज एंड स्ट्रक्चरल चेंज। अब उसके बाद हम अगर सोर्सेज की बात करें, what are the sources for what are the sources or causes for social change, उसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं। the causes and sources for social change can be divided into different aspects। for example, environmental is a environmental change is a factor for social change। इन्वायरमेंट से कोरोना फैलता है, इसीलिए एक सोशल चेंज आया कि भाई मास्क लगाना है, एक डिसिप्लिन, एक बिहेवियर आया। इन्वायरमेंटल है कि भाई हीट स्ट्रोक आ रहे हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेट हो रहा है, तो उससे सोशल चेंज आया कि भाई सेल्फ अवेयर होइए, सेल्फ कंजर्व कीजिए, अपनी प्रायोरिटीज बदलिए,
ये इन्वायरमेंट की वजह से हुआ। फिर टेक्नोलॉजिकल सोशल चेंज, भाई बुजुर्ग भी पेटीएम यूज कर सकते हैं, एक्सेस हो गया टेलीफोन सा, लोनलीनेस खत्म हुई। अगर हम पॉजिटिव साइड देखें, टेक्नोलॉजी से लोनलीनेस खत्म हुई, वीडियो कॉल कर लिया, बात कर ली, जब मर्जी वार्तालाप कर लिया, जो मन में आया वो डिस्कस कर लिया। एक एग्जाम्पल है, लेकिन लॉट ऑफ अदर एग्जाम्पल्स इन टेक्नोलॉजिकल चेंज। फिर उसके बाद इकोनॉमिक हो गया, इकोनॉमिक की वजह से सोशल चेंज आते हैं। आपको कैसा कमाना है, कितना कमाना है, कमा के कहाँ रहना है। बहुत सारे लोग उसके लिए सब कुछ करते हैं, कहीं भी जाएंगे, कहीं भी रहेंगे, इंडिया में भी कहीं जाएंगे। इफ इट नॉट इन इंडिया देन दे विल माइग्रेट आउटसाइड आल्सो। अगर उन्हें एक्सक्लूसिविटी बना के रखनी है देन दे विल वर्क अकॉर्डिंगली। ये हो गया आपका इन्वायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक। फिर पॉलिटिकल चेंज, वो भी एक चेंज है। पॉलिटिक्स में सोशल चेंज आया है 2014 के बाद से। नया नैरेटिव, नई सोच, नए विचार। ठीक है, ठीक है, सरकार में, एडमिनिस्ट्रेशन में अभी भी 90% प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किंतु ये भी एक सोशल चेंज है कि यदि आप उनसे लड़ने के लिए ऊपर उठना चाहते हैं तो वो भी क्या है, एक सोशल चेंज। आप एस्पायर कर रहे हैं किसी चीज के लिए लाइफ में, वो भी क्या है, एक सोशल चेंज है वो। तो ऐसे ही हो गया टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, पॉलिटिकल और कल्चरल भी ऐसे ही हो गया। कल्चरल फैक्टर्स ब्रिंग सोशल चेंज। इंग्लिश एजुकेशन चाहिए, सारा वर्ल्ड एक है, यू एस्पायर टू डू समथिंग बिग, ये भी क्या है, एक सोशल चेंज है। ठीक है जी। अब उसके बाद एक और तरीके से भी आप कर सकते हो, इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक सोशल चेंजेस। इंडोजेनिक आंतरिक, एक्सोजेनिक बाहरी। इंडोजेनिक, एक्सोजेनिक और यूजेनेटिक, तीसरा भी एक हो सकता है यूजेनेटिक। तो इंडोजेनिक यानी कि जो जिनके कारण अंदर पाए जाते हैं, सोर्स उसका अंदर है, मतलब वो भीतरी बदलाव के कारण है किसी भी प्रकार से। यदि आप सोचो भीतर, मतलब कि वो चीज बाहर से इन्फ्लुएंस होने की जगह अंदर से है। एक्सोजेनिक, एक्सोजेनेटिक, इंडोजेनेटिक, इंडो अंदर हो गया, एक्सो बाहर हो गया, और ऐसे ही यूजेनेटिक यानी दोनों। तो ये जो चेंजेस हैं विश्व में सब जगह, सारी सोसाइटीज में अलग अलग रूप में, अलग अलग तरीके से ये किए जाते हैं, स्टडी होती है इसकी। ठीक है, हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट टाइप से होती है। अब इंडिया में जब आप सोशल चेंज की स्टडी की बात करते हो मॉडर्न टाइम्स में, तो हम क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, बताइए बताइए। हाँ ब्रिजवाला जी। सर माइग्रेशन हो सकता है। माइग्रेशन तो एक प्रोसेस हुआ। हमने कहा सोशल चेंज को अगर भारत में स्टडी करना है, सामाजिक परिवर्तन को, तो कोई भी वर्ड बताइए जिससे आप ये मुझे बता पाओ कि ये देखो सोशल चेंज के लिए हम ये एक वर्ड यूज करते हैं। सोशल चेंज के लिए माइग्रेशन एक टूल है, सोशल चेंज के लिए माइग्रेशन एक प्रोसेस है। रिवाइवलिज्म। हाँ रिवाइवलिज्म। हाँ, रिवाइवलिज्म डेफिनेटली हो सकता है। रिवाइवलिज्म को मॉडर्निटी का नाम दिया गया है, क्या रिवाइवलिज्म वाकई मॉडर्निटी है, ये सोचना पड़ेगा। आप इसकी जगह कह सकते थे खुद ही मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन अपने आप में इंडिया में एक टर्म यूज किया जाता है कि भाई मॉडर्न हो रहा है समाज। सेकुलराइजेशन एक हो गया। वेस्टर्नाइजेशन एक शब्द है, ये शब्द आपने सब सुने हैं, वेस्टर्नाइजेशन। फिर एक और शब्द मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं, संस्कृताइजेशन। संस्कृताइजेशन भारत में सामाजिक बदलाव के लिए पेपर 2 में हम पढ़ेंगे ये सब, वहां पर संस्कृताइजेशन टर्म का भी प्रयोग किया गया है। संस्कृताइजेशन, जब हम बात करते हैं निचले वर्ग की जातियों की, निचले समाज की, यदि वो अपर कास्ट और अपर क्लास की समाज की जो आदतें हैं, व्यवहार है, नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, जब छोटे वर्ग के लोग उनको अपना लेते हैं सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, तो उसे हम कहते हैं संस्कृताइजेशन। ठीक है, तो यानी मॉडर्नाइजेशन, सेकुलराइजेशन, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, ये सारे क्या हैं,
सोशल चेंज के नाम हैं। फिर उनकी थ्योरीज भी बनाई गई। थ्योरीज ऑफ संस्कृताइजेशन है, थ्योरीज ऑफ वेस्टर्नाइजेशन है, थ्योरी बनाई गई ग्रेट ट्रेडिशन, लिटिल ट्रेडिशन। तो ये क्या दिखाता है? ये सोशल चेंज को ही दिखाता है। ग्रेट ट्रेडिशन एक शब्द प्रयोग किया गया, ये भी एक थ्योरी बनाई गई ग्रेट ट्रेडिशन, साथ में उसके लिटिल ट्रेडिशन बनाया गया। और सोशल चेंज हम कैसे देख सकते हैं? डेमोक्रेसी के थ्रू। तो प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सोसाइटी, ये भी सोशल चेंज लेके आने वाला। अगर हम इसको, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्निकल, इनमें अगर हम और थोड़ा ब्रॉड देखेंगे, तो क्या आप लोग मानते हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन से भी सोशल चेंज आया? यूपीएससी फिर इन चीजों को जोड़ देता है, बताइए। आंचल जी, ब्रिजवाला जी, यस सर। क्या आप मानते हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन से भी सोशल चेंज आया? यस सर, आया सर, नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में आया, इनडायरेक्टली साउथ में भी आया, इनडायरेक्टली तो सभी जगह आया। क्या इनडायरेक्टली? तो सिर्फ आप ये नहीं कह सकते ना, क्यों मैडम? मैं कहता हूं ग्रीन रिवोल्यूशन से बिहार में भी चेंज आया, जबकि ग्रीन रिवोल्यूशन हरियाणा और पंजाब और वेस्टर्न यूपी में हुई। बताइए कैसे? सर बिहेवियरल चेंज आ गया, अवेयरनेस। ये नहीं, जब मैं कहना चाह रहा हूं कि ग्रीन रिवोल्यूशन इज टेकिंग प्लेस इन वेस्टर्न यूपी, हरियाणा एंड पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी, बट चेंजेस आर सीन इन इवन इन बिहार एंड बंगाल, कैसे? बताइए ब्रिजवाला जी। सर वहाँ पे लैंड फर्टिलिटी ज्यादा है। हाँ, सर वहाँ पे जैसे सिंचाई के लिए इरिगेशन सुविधाएं भी ज्यादा है, वहाँ नदियां हैं सर, लैंड फर्टिलिटी है। और सोचो, और सोचो। हाँ, और सोचो। बोलो। बोलिए ना भाई। आप ये देखिए ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन अगर हरियाणा पंजाब में हुआ, तो उसके लिए जो आपको वो चाहिए, उसके लिए जो आपको वर्क फोर्स भी चाहिए, उसके लिए जो आपको, जो आपका तो लेवल ऊपर हो गया, लेकिन जो बाकी समाज है लेबर। वो तो पिछड़ा रह गया। तो लेबर क्लास सारी की सारी बिहार बंगाल से आई, उनको जॉब मिला क्योंकि उनके वहां नहीं था। आपके यहाँ जो है जॉब थी, इसलिए आपको जॉब प्रोवाइड कर सकते थे, इसलिए आपने जॉब प्रोवाइड की। लेकिन चीजें तो बदलती गई ना। हाँ, बात समझ आई? ये एक एंगल है सिर्फ ये। तो सोशल चेंज के कारक डायरेक्ट इंडायरेक्ट दोनों हो सकते हैं। लीगल राइट्स, जैसे किसानों ने जो किसानों का जो आंदोलन था, जो वो नहीं चाहते थे, तो आप मानते हो कि अगर वो कानून आते तो उससे और सोशल चेंज आता? ये बात आप मानते हो? हाँ ब्रिजवाला जी। सर कानून तो आते ही सोशल चेंज के लिए है। हाँ, सर कानून तो आते ही इसलिए है कि चेंज हो। क्या कहा आपने? कम तो? सर कानून तो इसीलिए आते हैं कि चेंज हो। हाँ बिल्कुल, कानून इसलिए आते हैं कि सोशल चेंज हो, लेकिन उसका वो भी तो होना चाहिए ना फिर। तो कानून का जो है वो होना चाहिए, क्या कहते हैं उसको, कानून का इम्प्लीमेंटेशन। पालन। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन और कानून का बदलाव आना चाहिए, वो तो नहीं हुआ। वो तो नहीं हुआ, उससे दिक्कत हुई। तो वो भी सोशल चेंज का एक एस्पेक्ट है जो अभी हम बात कर रहे हैं। वो भी उसका एक एस्पेक्ट है, वो भी उसका एक धुरी है, वो भी उसकी एक, वो भी उसकी एक आप कह लीजिए कि उसका एंगल है। तो लीगल राइट्स हो गए। उसके बाद जिस प्रकार से इकोनॉमी में चेंजेस आ रहे हैं, जिस प्रकार से हम चेंजेस देखते हैं,
समाज में जो परिवर्तन आ रहे हैं, जॉब प्रोफाइल जो चेंज होने की बात है, वो सारी चीजें सोशल चेंज को ही रिफ्लेक्ट करती हैं। ये सोशल चेंज के कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको हम बोल रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो चेंज जो है वैसे ही होना चाहिए कि भाई जो दिखे। जब हम बात करते हैं सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी, तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएगा उसमें। क्वेश्चन बहुत ही ब्रॉड होगा, हमें चीजें पता होनी चाहिए, हम उसके बाद उसको हैंडल कर सकते हैं, बस इतना हो सकता है। तो इंडिया के केस में जैसे लीगल राइट्स हो गए, ऑक्यूपेशन मोबिलिटी एक शब्द होता है, ऑक्यूपेशन मोबिलिटी। क्या है ऑक्यूपेशन मोबिलिटी शब्द का अर्थ बताइए आंचल जी। बताइए आंचल जी। सर लाइक लोग जैसे किसी भी वर्क में एंगेज है, जैसे कि श्रेणी सिस्टम था हमारे एंशियंट टाइम्स में, तो वो उनकी एक ऑक्यूपेशन हो गई ना, जैसे गिल्डर्स हो गई। तो मोबिलिटी तो फिर वो मतलब वर्क फोर्स के लिए मूव करते हैं एक दूसरी जगह से दूसरी जगह। ये तो जनरल हम कह सकते हैं ऐसा। ऑक्यूपेशन मोबिलिटी मींस दो बातें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट योर ऑक्यूपेशन इज हेल्पिंग यू टू बी मोबाइल। आपको ऑक्यूपेशन आपका इस प्रकार का है कि आप समाज के अगर आप अलग अलग ढांचों से आप अगर विचार विमर्श करते हो तो आपका ऑक्यूपेशन आपको मोबिलिटी देता है, पहली बात। दूसरा ऑक्यूपेशन मोबिलिटी का अर्थ है यदि आपको कोई ऑक्यूपेशन है एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑक्यूपेशन इट इज ब्रिंगिंग चेंजेस इन योर सोशल एंड कल्चरल आउटलुक, तो वो भी क्या कहलाएगा? ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। ऑक्यूपेशन की वजह से जो भी आपके पास डिस्क्रिशनरी आइडियाज, जो भी डायमेंशंस, जो भी सोशल चेंजेस एंड वैल्यूज जो आती हैं, वो सभी आपकी ऑक्यूपेशन मोबिलिटी का पार्ट हो जाता है। बात समझ में आई? तो एजुकेशन हो गया, तो एजुकेशन भी एक स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है। एजुकेशन, लीगल राइट्स, ये सारी चीजें मतलब एकदम आप ऐसा नहीं कह सकते कि चीजें एकदम that it has to be seen only from the perspective of like in science we say। यहाँ पर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत ही ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आज का अगर आप न्यूज़पेपर देखेंगे, कई न्यूज़पेपर में आया, आई डोंट नो एवरीवेयर इट हैज कम और नॉट, दैट देयर वाज अ गर्ल from a very poor and from a backward community who studied in municipal school, so she has got a PhD, she has got a PhD admission in the US। उसको PhD एडमिशन यूएस में मिला। शी इज अ जेएनयू स्कॉलर, एमए किया 2014 में। तो उसका स्टोरी आई कि भाई उसने जो है उसको यूएस के अंदर जो है आने का मौका मिल रहा है, पीएचडी करने का मौका मिल रहा है। तो चीजें इस प्रकार होती हैं। तो ये ऑक्यूपेशन मोबिलिटी हो गई। स्ट्रक्चरल चेंज भी रिफ्लेक्ट कर रहा है ये। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हम पकड़ सकते हैं और उसको हम कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज में जब आप एडमिशन ले लेते हैं, मतलब एडमिशन इन द सेंस कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद भी गवर्नमेंट आपको हायर स्टडीज के लिए भी अब्रॉड भेजती है। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी क्या है एक्चुअली में? ब्यूरोक्रेसी इज द चेंज एजेंट ना। हाँ ब्रिजवाला जी? यस सर। ब्यूरोक्रेसी की एक्चुअली में, ब्यूरोक्रेसी को क्या होना चाहिए? चेंज एजेंट होना चाहिए। हाँ, तो वही है फाइट, चेंज एजेंट बनने की फाइट है, और एक को वही स्टेटस क्यों रखना है, रेजिस्टेंस करने की फाइट है। दोनों फाइट साइड में चल रही हैं। ऐसे ही आज के न्यूज़पेपर में ये भी है कि एक आईपीएस ऑफिसर हैं, वो 5 बार रिजाइन कर चुके हैं आज तक। क्या? 4-5 बार रिजाइन कर चुके हैं, बिकॉज ही इज रेजिंग द इश्यूज ऑफ करप्शन, ही इज रेजिंग द इशू ऑफ फेक सर्टिफिकेट्स अगर इशू हुए हैं, वो जहां जिस भी पोस्ट पर होते हैं वहां वो उस मुद्दों को उठाते हैं। तो सरकार, अगर वो इतने गलत थे तो अब तक तो उन्हें नौकरी से हटा देना चाहिए था, लेकिन उनके प्रेशर और उनके रेजिस्टेंस की वजह से चीजों में बदलाव आता है। बात समझ में आई मेरी? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। तो यानी कि चेंज एक बहुत ही ब्रॉड प्रोसेस है। सोशल थ्योरीज अगर हम बात करें, बहुत सारी थ्योरीज हैं, सोशियोलॉजिकल थ्योरीज हैं सोशल चेंज की, सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज। जैसे हम कुछ तो पढ़ भी चुके हैं, जैसे लीनियर थ्योरी अगर हम बात करें, लीनियर यानी सीधा, मतलब कि सोशल एवोल्यूशन अगर हम बात करते हैं, तो सोशल एवोल्यूशन जब हम लीनियर थ्योरी की बात करते हैं तो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन से जोड़ देती है अपने आप को। लीनियर यानी सीधा, ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ, लीनियर मॉडल है वो। इवोल्यूशनरी मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड लीनियर मॉडल। तो उसमें भी बहुत सारे थिंकर्स के नाम आएंगे।
कॉम्टे, अगस्त कॉम्टे का नाम आएगा उसमें। टेलर आप नोट कर सकते हैं, कॉम्टे है, टेलर है, स्पेंसर है, मॉर्गन है, हॉब हाउस है, इवन कार्ल मार्क्स भी उसी तरीके से कहते हैं ऐसे होगा फिर ऐसे होगा, डरखाइम है। ये सभी क्या है? ये सभी के सभी इन्होंने जो थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, जो मतलब लीनियर थ्योरी इन्होंने दी है, इनका मॉडल एक तरीके से इवोल्यूशनरी मॉडल है। जैसे कॉम्टे ने क्या बोला, कॉम्टे टॉक्स अबाउट प्रोग्रेसिव सीक्वेंस, प्रोग्रेसिव सीक्वेंस होती है उनके उसमें, प्रोग्रेसिव सीक्वेंस अकाउंटिंग, प्रोग्रेसिव सीक्वेंस अकाउंटिंग। यानी बताएंगे मुझे ब्रिजबाला जी, जो अगस्त कॉम्टे का लॉ था उसका नाम क्या था? सर पॉजिटिविज्म के बारे में बोला था उन्होंने। कॉन्सेप्ट तो पॉजिटिविज्म ही है, और हो सकता है वो स्टेज भी हो, पर उनके लॉ का नाम बताओ। आपको लॉ का नाम पता है? हमने पढ़ा है। उनके लॉ का नाम था लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। लॉ ऑफ 3 स्टेजेस बोले थे उन्होंने। पहला स्टेज कौन सा था आंचल? आंचल थियोलॉजिकल स्टेज। नहीं, पहला थियोलॉजिकल स्टेज, फिर मेटाफिजिकल स्टेज, और फिर उसके बाद पॉजिटिविस्टिक स्टेज। 3 स्टेजेस थे ना, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और पॉजिटिविस्टिक। उन्होंने कहा था थियोलॉजिकल स्टेज में क्या होगा, थिंकिंग गाइड क्या करेगी, रिलीजियस आइडियाज और बिलीफ से गाइड होगी थिंकिंग, यानी गॉड, भगवान करा रहा है जो भी हो रहा है। मेटाफिजिकल स्टेज में क्या होगा, आप अपनी बुद्धि लगानी शुरू करोगे, आप मॉडर्न आइडियाज, रेशनैलिटी को आप मानना शुरू करोगे। और पॉजिटिविस्टिक स्टेज में क्या होगा, यू विल बी रेशनल, यू विल बी साइंटिफिक, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिविस्टिक स्टेज। कॉम्टे ने क्या बोला, इवेंचुअली क्या हो जाएगा लास्ट में, मैन विल बिकम एम्पिरिकल and he will be able to explain all forms of social behavior. That is what he believed. And he also believed that in the stage of science, that is in the positivistic stage, what will happen, science will also be completely, society will also be understood completely on the basis of science. Sociology भी पूरे तरीके से डेवलप हो जाएगी। तो कॉम्टे ने किसकी बात की? कॉम्टे is talking about intellectual development. Intellectual development is the basis of all the evolution that he is talking. So theological stage में religion is dominating society. All ideas are, all thinking process, this is all linked with religion. Religion will dominate the civilization. Religion will dominate the culture. Metaphysical stage में there will be imaginative thoughts. क्यों जी? आपको कोई डाउट दोनों को? नो सर। हाँ, तो क्योंकि इसमें ऐसा, जहां आपको लगे वहां आप कीवर्ड्स नोट कर सकते हो, जहां मुझे लगेगा कि बहुत ही स्पेसिफिक है वहां हम लिख देंगे। तो ये हम पढ़ चुके हैं, ये तो हम मेटाफिजिकल स्टेज भी पढ़ चुके हैं, थियोलॉजिकल स्टेज भी पढ़ चुके हैं। हाँ, और उन्होंने साथ में ये भी कहा मेटाफिजिकल स्टेज में क्या होगा, देयर विल बी थियोलॉजिकल डॉगमास जो है उनको आप क्वेश्चन करोगे। डॉगमा क्या होता है? भ्रांति जो बनी होती है, भ्रांतियां, कि ये तो ऐसे ही होता है, ये तो यही होगा, ये सही है, ये गलत है, उसको क्वेश्चन चेंज करने का क्वेश्चन ही नहीं उठाता। सो कॉम्टे ने क्या बोला? कॉम्टे ने बोला देयर विल बी पीरियड ऑफ there will be period of critical note and there will be period of organic note. तो क्रिटिकल पीरियड में अपहेवल होगा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, और क्रिटिकल पीरियड की वजह से ही नए फेजेस डेवलप होंगे। ये हम पढ़ चुके हैं ये भी। क्यों जी, पढ़ा था ना हमने? ये नहीं पढ़ा था? बोलिए आंचल। और दूसरा आइडिया जो है एस्पेक्ट सोशल चेंज का, वो क्या है? वो है आपका, उन्होंने कहा था एक तो सोशल डायनामिक होता है, एक सोशल स्टैटिक्स होता है। रिमेंबर, एक उन्होंने सोशल स्टैटिक्स, यानी कि जो स्टैटिक्स रहेगा वो यानी डायनामिक नहीं है, वो कांस्टेंट है। और एक एलिमेंट होता है सोशल चेंज में डायनामिक्स का। इफ ऑल ऑफ यू कैन रिकॉल, वी हैव स्टडीड दैट आल्सो इन वेरी मच डिटेल्स। क्यों जी? ना ब्रिजवाला जी? यस सर। ये हमने पढ़ चुके हैं नहीं पढ़ चुके, बताओ तो। ये तो बोलो कि हमने पढ़ा है नहीं पढ़ा है। सर स्टार्टिंग में यही पढ़ा था पहले। हाँ बिल्कुल, शुरू में हमने सारे डिटेल में यही पढ़े थे।
क्योंकि अब तो हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं लास्ट चैप्टर से। उसके बाद अगर हम बात करें स्पेंसर की, तो स्पेंसर ने भी यही सारी चीजें बोली। स्पेंसर को इसीलिए क्या कहा जाता है, सोशल डार्विन। हमने ये भी बात हमने डिटेल में किया था, क्योंकि उनके आइडियाज भी किससे इन्फ्लुएंस थे, बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से इन्फ्लुएंस थे। उन्होंने क्या कहा, इवोल्यूशन में क्या होता है, इवोल्यूशन में होता है डिफरेंशिएशन ऑफ सिंपल थिंग्स इनटू कॉम्प्लेक्स थिंग्स। सिंपल चीजें जो है कॉम्प्लेक्स चीजों में डिफरेंशिएट हो जाती हैं, और सरवाइव कौन करेगा, जो फिटेस्ट होगा। तो ऑर्गेनिज्म की तरह सोसाइटीज भी नंबर ऑफ इंटरकनेक्टेड पार्ट से बनी होती है। देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ इंटरकनेक्टेड पार्ट्स इन सोसाइटी एंड दीज पार्ट्स इवॉल्व इनटू ए कॉम्प्लेक्स थिंग। जैसे सोसाइटी की नीड बढ़ती जाएगी, सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी। पहले गांव सिंपल था, 4 घर थे, 15 घर थे, खाने की जगह अलग, कूड़ा डालने के अलग, खेत अलग, कोई दिक्कत नहीं, कोई मल्टीप्लिसिटी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे गांव में सड़कें बन गई, गांव के लोग बाहर जॉब करने लग गए, डिमांड चेंज हो गई, गांव का पैटर्न चेंज हो गया, लाइट आ गई, बिजली आ गई, बातचीत कम हो गई, अपने अपने घरों में सब चले गए। भैंस भी बहुत सारे गाँव में सब लोग नहीं रखते। क्यों ब्रिजवाला जी, आंचल जी? हाँ, यस सर, नहीं रखते। नहीं रखते, और बहुत सारे रखते भी हैं, बिकॉज दैट इज पॉजिटिव ऑल्सो। भैंस, गाय, एनिमल हस्बेंड्री बहुत सारे लोग खुशी से करते हैं और उस काम को आगे भी बढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी करते। कॉम्टे के जो 3 स्टेजेस थे लॉ के, वो स्पेंसर ने रिजेक्ट कर दिए, इसीलिए उसने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं होता। तो कॉम्टे ने बोला कि इवोल्यूशनरी जो डेवलपमेंट है वो तो इंटेलेक्चुअलिज्म है, पर स्पेंसर ने बोला नहीं, वो रियल मटेरियल वर्ल्ड में भी होती है। प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, उसके साथ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन भी साथ में चलता है। फिर हमने कहा था, हमने पढ़ा था, हमने लिखा भी था, हमने सिंपल होता है, कंपाउंड होता है, डबली कंपाउंड होता है, वैसे बढ़ता चला जाएगा। तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है स्पेंसर की, वो अपने आप में इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में उन्होंने क्या कहा, मिलिटेंट, मतलब जो मिलिटेंट आइडियाज हैं वो कम हो जाएंगे, जो एग्रेसिव, क्रूड और बारबेरिक आइडियाज हैं वो कम हो जाएंगे। इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में फ्रेंडशिप, ऑल्चुरिज्म, एक दूसरे की मदद करना, स्पेशलाइजेशन, रिकॉग्निशन फॉर अचीवमेंट, ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी। ठीक है ना जी, समझ आ रहा है आप दोनों को? हाँ जी, थैंक यू। तो ये सारी चीजें हमें दर्शाती हैं, हमें दिखाती हैं कि किस प्रकार का चेंज रिक्वायर्ड है, किस तरह का चेंज हो रहा है। क्या उसको दिख क्यों नहीं रहा है? मेरा स्क्रीन पे हिल रहा है कुछ, ये गिव मी मोमेंट प्लीज। ओके, सो जो मैंने आपको पॉइंट बोला कि कॉम्टे साहब ने जो बोला, स्पेंसर ने जो बोला, वो हम पहले देख चुके हैं, बट देन इट इज ऑन दीज लाइंस कि उन्होंने उस चीज को किया, उन्होंने उस चीज को किया और उन्होंने जो है आइडियाज दिए। तो पॉइंट यही है कि सोशल चेंज अपने आप में कोई एक प्रोसेस नहीं है। theories talk about different ideas, theories talks about different way of life, they believe that चीजें कैसे होती हैं और वो उसी तरीके से उसको दिखाना चाहते हैं। तो इसीलिए उसके अंदर भी अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स हैं। क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, क्वेश्चन हमें चाहेगा कि हम उसको समझें, कि कॉन्टेक्स्टलाइज करें उसको,
उसको जोड़ें तो हम उस चीज को ज्यादा समझ पाएंगे। जैसे अब मैंने आपको दो लोगों का बता दिया, कॉम्टे साहब का भी बता दिया और मैंने एक ओवरव्यू दे दिया स्पेंसर का। अब जैसे टेलर ऑल्सो यूजेज इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, वो भी उनके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। टेलर इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव यूज करते हैं। उनके हिसाब से क्या है, उनके हिसाब से कल्चरल डेवलपमेंट या ग्रोथ जो है उसका प्रिंसिपल क्राइटेरिया क्या है। मॉडर्न सोसाइटीज में जैसे होता है, जैसे आप सिंगापुर जाएंगे, सिंगापुर इज एन इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी। वहां पर एक म्यूजियम है विच आई हैव विजिटेड, दैट इज द एशियन सिविलाइजेशन म्यूजियम। एक म्यूजियम है वहां पर, एशियन सिविलाइजेशन म्यूजियम। और इवन वहां पर एक जगह है लिटिल इंडिया। तो लिटिल इंडिया जब आप नाम सुनते हैं तो आपको बड़ा इमोशन होता है यार लिटिल इंडिया, लेकिन जब आप वहां जाते हैं तो आप देखते हैं उस एरिया में इंडियंस हैं बहुत सारे, तमिलियंस हैं बहुत सारे, छोटे छोटे शॉप्स हैं उनके, एंड आप उनसे सिंगापुरियन डॉलर आप देते हैं और आप सामान खरीदते हैं। तो मैंने देखा तो, लेकिन भारत के कॉन्टेक्स्ट में यदि आप बोले तो ऐसा नहीं है कि वो कूद कूद के आपको गले लगा लेंगे, कूद कूद के आपको भारतीय वो करेंगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। तो ये सोशल चेंज एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अलग अलग थिंकर ने अलग अलग बात की है, किसी की बात कोई एक एंगल से गलत नहीं है। ये नहीं है कि एक की गलत है बाकी की सही है, ऐसा नहीं है। वो हमें देखना पड़ेगा कि व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड हाउ इट कैन बी suitable and fitted with a good unique examples in our understanding। तो टेलर साहब ने बोला, क्यों, किसको बोलेंगे एवोल्यूशनरी ग्रोथ? इंडस्ट्रियल आर्ट्स, इंडस्ट्रियल आर्ट को बोलेंगे, साइंटिफिक नॉलेज को बोलेंगे। रिगार्डिंग माय पॉइंट, साइंटिफिक नॉलेज को बोलेंगे। किस तरह का आपके यहाँ कल्चरल सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसको बोलेंगे हम कि आपके यहाँ जो है किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। तो इवोल्यूशनरी सीक्वेंस जो है वो भी अलग अलग फेजेस में जाती है। इवोल्यूशनरी सीक्वेंस आप नोट कर सकते हैं, इवोल्यूशनरी सीक्वेंस ऑलवेज गो थ्रू डिफरेंट फेजेस। जैसे हमने बात किया था टेलर की, हमने बात की थी रिलीजन के टाइम पे, उन्होंने पहले एनिमिज्म की बात की, फिर उन्होंने कहा पॉलिथिज्म होता है। और जो बहुत हाईली एडवांस सोसाइटीज होती हैं, जो सोसाइटीज आर they have developed, so they will go for monotheism। so animism, polytheism, monotheism हम ये कर चुके थे। मॉर्गन की अगर हम बात करें तो मॉर्गन ने भी ऐसे ही बोला। मॉर्गन ने भी सोसाइटी के चेंजेस बोले, हमने पढ़ा था उनके बारे में भी। मॉर्गन ने क्या बोला, एक उन्होंने बोला शुरू में प्रिमिटिव होती है, फिर उन्होंने बोला बारबेरिक होती है, प्रिमिटिव रहेगी, फिर बारबेरिज्म आएगा और लास्ट में आपका सिविलाइज्ड आएगा। क्यों बताइए? कोई डाउट? हाँ जी, मैंने कहा कोई डाउट? ब्रिजबाला जी, ऐसे ही हमारे एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट हैं टोनीज, TONNIES, उन्होंने भी जो है सोसाइटी के डेवलपमेंट का फिनोमेना दिया। टोनीज, ब्रिजबाला जी आपको आवाज सुनाई दे रही है? आंचल जी? यस सर, ऑडिबल। प्लीज, हाँ, पहले नहीं आ रही थी। तो टोनीज हैं, उन्होंने भी इसी तरह के कुछ विचार प्रकट किए, दैट हाउ सोसाइटी, उन्होंने कहा दो सोशल ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, टोनीज ने कहा। और एक उन्होंने कहा आपका गेमेनशैफ्ट, एक उन्होंने कहा गैसेलशैफ्ट। ठीक है, क्योंकि मेरे स्क्रीन पे राइटिंग में कुछ देयर आर कुछ विंडो का कुछ अपने आप ही हिल रहा है, तो आई कांट राइट। मैं सिर्फ ऑडियो विजुअल कर सकता हूँ, मैं लिख नहीं सकता क्योंकि वो हिलता है, उसमें कोई भी चीज दिखाई नहीं देती। तो मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, गेमेनशैफ्ट और एक है गैसेलशैफ्ट।
गैमन शेफ्ट, GEMEINSCHAFT, गैमन शेफ्ट। और एक आपका है व्हाट आई शुड से, एक आपका है गैसल शेफ्ट, GESSELLSCHAFT, गैमन शेफ्ट, गैसल शेफ्ट, 2 वर्ड है। 2 सोशल ग्रुप उन्होंने बोला, इनसे डिफाइन किया उन्होंने। 2 टाइप्स ऑफ विल है ये, जो गैमन शेफ्ट और गैसल शेफ्ट है, ये रिफ्लेक्ट करते हैं 2 सोशल ग्रुप्स को। और ये सोशल ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि इनकी विल, इनकी जो अप्रोच है वो डिफरेंट है आपस में। एक है असेंशियल विल। असेंशियल विल किससे लिंक कर रहे हैं हम? पेजेंट से, आर्टिजन से। असेंशियल विल करना ही है, कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, झुकाव है। एक हो गया आपका आर्बिट्रेरी विल। तो आर्बिट्रेरी विल ये किसकी होगी? आर्बिट्रेरी विल में आएगा। आर्बिट्रेरी यानी कि कुछ भी सोच लिया। आर्बिट्रेरी शब्द का मतलब होता है कुछ भी सोचना, कुछ भी करना। लेकिन यहाँ पर जो है आर्बिट्रेरी विल का मतलब क्या है? बिजनेसमैन, पॉलिटिकल क्लास, साइंटिस्ट, ये हो गया आपका आर्बिट्रेरी विल। तो पीपल बिलोंगिंग टू फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड गैमन शेफ्ट, और पीपल बिलोंगिंग टू नेक्स्ट टाइप इज कॉल्ड गैशल शेफ्ट। तो उन्होंने इवोल्यूशन दिखाने के लिए 2 भागों में उन्होंने डिवाइड कर दिया, और उन्होंने इस प्रकार से उसको प्रदर्शित किया कि मॉडर्न सोसाइटी में आर्टिजन्स और वर्कर्स, बिकॉज दे डू नॉट रिफ्लेक्ट कंप्लीट मॉडर्निटी, तो वो डिफरेंट हो गए। और जो पॉलिटिकल क्लास, साइंटिस्ट, बिजनेसमैन, ये एक अलग क्लास हो गई, जिसको हमने कहा गैमन शेफ्ट और गैशल शेफ्ट। ये 2 शब्द हमने यूज किए, गैमन शेफ्ट एंड गैशल शेफ्ट। इन आइडियाज को हम रिफ्लेक्ट करते हैं ट्रेडिशनल सोसाइटी टू मॉडर्न सोसाइटी दर्शाने। ट्रेडिशनल सोसाइटी टू मॉडर्न सोसाइटी दर्शाने में हम इन दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो अब अगर हम बात करें और थ्योरीज क्या कहती हैं, तो कोई अगर मान लो थ्योरी है, वो ये कहती है कि शुरू से लेके आखिरी तक सोसाइटी जो है सेम काइंड ऑफ सीक्वेंस, सेम काइंड ऑफ स्टेजेस, सेम काइंड ऑफ पैटर्न से ही पास करती है। तो वो हो गई आपकी यूनिलीनियर थ्योरीज, जिन थ्योरीज के अंदर आप कुछ चेंज नहीं लेके आ सकते, जिन थ्योरीज में आप बोल रहे हो कि कोई चेंज नहीं है, जिन थ्योरीज के अंदर आप कह रहे हो कि देयर विल बी अ सेट पैटर्न, देयर विल बी अ सेट आइडिया, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चीज मूव करती है। सेकंड कैटेगरी क्या हो जाएगी? सेकंड कैटेगरी हो जाएगी क्लासिकल व्यूज, जो हम पढ़ भी चुके हैं, क्लासिकल व्यूज ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज। जैसे हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने पहले पढ़ा था, डायलेक्टिकल अप्रोच। तो डायलेक्टिकल अप्रोच को आप यूनिलीनियर अप्रोच नहीं कह सकते, क्योंकि वो डायलेक्टिकल प्रोसेस के थ्रू गुजर रही है। सोसाइटी इज गोइंग थ्रू डायलेक्टिकल प्रोसेस, यानी रियलिटी चेंज होती जाएगी। एवरी आइडिया, एवरी डेवलपमेंट हैज गॉन थ्रू डायलेक्टिकल प्रोसेस, यानी थीसिस डेवलप की पहले किसी चीज की, फिर उसका सिंथेसिस हुआ। सिंथेसिस जो है बाद में थीसिस फिर से बन गया और प्रोसेस दोबारा चालू हो गया। हमने पढ़ा भी है ऐसा, जब हम कार्ल मार्क्स, हेगल, और हमने हेगल और कार्ल मार्क्स की जब हमने बात की थी, तो हमने ये भी बात की थी कि किस प्रकार से सोसाइटी को वो बता रहे हैं किन किन वैल्यूज को लेकर, हेगल एंड कार्ल मार्क्स। मैं तो ये कहूँगा कि थिंकर्स के केस में तो आप 2-2 बार, 3-3 बार उसको दोबारा सुन लो, जल्दी जल्दी सुन लो, जल्दी जल्दी पढ़ लो, उससे अपने पॉइंट्स बना लो। थिंकर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमने सिर्फ थिंकर नहीं किया, हमने पूरी बेस रेडी की है। प्लीज आप उसको वैसे देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। अब एक चीज तो हमने ये बोल दी, थीसिस और सिंथेसिस, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट की बात भी हमने की है। हमारे सिलेबस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है इतना, कॉन्फ्लिक्ट इज ए नेगेटिव कॉन्सेप्ट, पर सोशियोलॉजी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कार्ल मार्क्स ने कॉन्फ्लिक्ट की बात की है। मार्क्स की थ्योरी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट है वो अपने आप में, बिकॉज प्राइम मूवर जो है उसका मटेरियलिज्म है, आइडियलिज्म नहीं है। हेगल के केस में आइडिया है और कार्ल मार्क्स के केस में मटेरियलिज्म। उन्होंने इवोल्यूशनरी मॉडल को अलग अलग मोड में बताया है, जैसा हम पढ़ चुके हैं। कार्ल मार्क्स ने क्लास स्ट्रगल की बात की है। उन्होंने कहा कि क्लास स्ट्रगल इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड सोशल चेंज। अगर सोशल चेंज आ रहा है तो इसका मतलब जो सोसाइटी है वो स्ट्रगल कर रही है, सोसाइटी को अपनी कंडीशनिंग में चेंज कर।
और रियल सोशल चेंज क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला रियल सोशल चेंज जब आएगा जब आप जो है बेसिकली हमारे यहाँ पे जो है कम्युनिज्म इस्टेब्लिश हो जाएगा, साम्यवाद जब आ जाएगा, प्रोलेटेरिएट रिवॉल्यूशन जब आ जाएगी, बुर्जुआ क्लास जब खत्म हो जाएगी, बुर्जुआ क्लास को डोमिनेट कर लिया जाएगा, कैपिटलिज्म का सर्वनाश हो जाएगा, तो कम्युनिज्म आ जाएगा। तो ये भी एक थ्योरी हो गई। तो ये लीनियर थ्योरी जितनी भी हैं जो हमने बात की और जिनमें कॉन्फ्लिक्ट वाली बात भी आ जाती है, तो उनमें स्पेकुलेशन है कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा, और ये क्या है, फील्ड बेस्ड थ्योरीज नहीं है कि गए प्रैक्टिकलिटी में और आपने वहां से डेटा लिया, आपने इंटरव्यू मेथड यूज किया, कि आपने फील्ड सर्वे मेथड यूज किया, कि आपने इंटरप्रिटेशन मेथड यूज किया, कि आपने क्रिटिकल सोशल साइंटिस्ट मेथड यूज किया, कि आपने जो है इंपीरिसिज्म वाला कोई मेथड यूज किया, टेस्ट किए, क्या किया। तो सेकेंडरी डेटा क्वेश्चनेबल हो जाता है, प्राइमरी डेटा नहीं मिल पाता ऐसे। इसीलिए सारे के सारे थ्योरी जो हैं बहुत सारे आइडिया से एग्री नहीं करेंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। अब ये तो हो गई एक टाइप की थ्योरीज जो हम पढ़ भी चुके थे, हमने डिस्कस भी कर लिया था। एक अब आप मान लो जो हमने नहीं देखे, हम कुछ नए आइडियाज भी दे सकते हैं, जैसे कि साइक्लिकल थ्योरीज, यानी कि चक्र प्रवाह की तरह वो कार्य होता है, चक्र प्रवाह की तरह चलता है। तो साइक्लिकल थ्योरीज में भी बहुत अलग अलग मेजर कंपोनेंट्स हैं उसके, जैसे स्पेंगलर है, SPENGLER, स्पेंगलर। तो स्पेंगलर का पूरा नाम था ओसवाल्ड स्पेंगलर। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सभी सोसाइटी एक दिन बॉर्न होती हैं, एक दिन मैच्योर होती हैं, धीरे धीरे डीके होती हैं, और फिर जो है इवेंचुअली खत्म हो जाती हैं, एक नई सोसाइटी का जन्म होता है। एग्जाम्पल उन्होंने किसका दिया? रोमन एम्पायर का एग्जाम्पल दिया, ब्रिटिश एम्पायर का एग्जाम्पल दिया। तो उन्होंने कहा, स्पेंगलर ने कहा कि सोशल चेंज जो है वो किसी भी फॉर्म में ले सकता है, प्रोग्रेस को भी ले सकता है, डीके को भी ले सकता है, लेकिन कोई भी सोसाइटी सदैव चिर आयु काल तक जीवित नहीं रहती। ऐसा किसने कहा? ऐसा ओसवाल्ड स्पेंगलर ने कहा। पैरेटो भी एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, उनकी एक किताब थी ए ट्रीटाइज ऑन जनरल सोशियोलॉजी, ए ट्रीटाइज ऑन जनरल सोशियोलॉजी। ओके, तो उन्होंने क्या बोला? सर्कुलेशन ऑफ इलीट्स, हमने बात की थी सर्कुलेशन ऑफ इलीट्स की, यानी उनकी थ्योरी जो है वो भी एंशिएंट रोम से जुड़ी हुई थी, जहां उन्होंने एलिटिज्म के ऊपर बात, उन्होंने जो है कंसीव किया कि सोसाइटी जो है एक सिस्टम की तरह है जो कि इक्विलिब्रियम में है। कब इक्विलिब्रियम में है? कि उसके अंदर जब कुछ इंडिपेंडेंट पार्ट हैं और कुछ डिपेंडेंट पार्ट है। यानी चेंज कैसे आएगा? एक पार्ट में जब चेंज होगा तो दूसरे पार्ट में ऑटोमेटिकली वो इम्पैक्ट करेगा और चेंज भी करेगा। तो इससे क्या रहेगा? सोसाइटी में इक्विलिब्रियम रहेगा। आप कह सकते हैं कि ये वर्ड जब मैं बोल रहा हूं तो हमें किसकी याद आती है? हमें फंक्शनल थ्योरीज की याद आती है, जैसे पार्सन। उसने अपनी थ्योरी बाद में डेवलप की, दैट इज ओन थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। ओके, जब आप, लेकिन फिर हमने उनकी लिमिटेशंस की बात भी की थी। जो पॉलिटिकल चेंज की बात करते हैं, तो पॉलिटिकल चेंज में आपने जो है आज के टाइम के, जैसे अगर हम बात करें तो डेमोक्रेटिक सिस्टम, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये सारे आइडियाज भी उसका पार्ट हो जाए। साइक्लिकल थ्योरी में एक एस्पेक्ट ये है। दूसरा टॉयनबी, एर्नोल्ड, ARNOLD, एर्नोल्ड टॉयनबी, बहुत ही फेमस नाम है एर्नोल्ड टॉयनबी का। उन्होंने एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस किताब लिखी, व्हाट इज हिस्ट्री। व्हाट इज हिस्ट्री, हर कोई पढ़ता है उसको कभी ना कभी। तो उन्होंने बोला कि चेंज तो साइक्लिकल टर्म्स में आया है। साइक्लिकल टर्म्स में आया कैसे? एक साइकिल ऑफ ग्रोथ होती है, फिर वो अरेस्ट हो जाती है ग्रोथ, और फिर डिक्लाइन हो जाता है। ऐसा किसने कहा? एर्नोल्ड टॉयनबी ने कहा, सिविलाइजेशंस के बारे में, सोसाइटी के बारे में। सोरोकीन, SOROKIN, सोरोकीन ने किताब लिखी 1938 में, जिसका नाम था सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स। सोशल एंड कल्चर डायनामिक्स। उन्होंने एक और एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने कहा कि भाई कोई भी सोसाइटी तभी जिंदा रहेगी, तभी मूव करेगी, तभी प्रोग्रेस करेगी जब उसकी कल्चरल मेंटालिटी हो, which is obviously an idea.
या उसकी कल्चरल मेंटालिटी होगी। तो उन्होंने क्या कहा कि कल्चरल मेंटालिटी कई तरह की हो सकती है। एक आइडिया बेस्ड, आइडिएशनल, आइडिया बेस्ड, उसमें हम क्या कहेंगे, स्पिरिचुअल है वो। रियलिटी क्या है, स्पिरिचुअल है। दूसरा सेंसरी बेस्ड, सेंसेस, आपने परसीव किया, अच्छा खाया, अच्छा पहना, अच्छा देखा, अच्छा करा, अच्छी दुकानें, अच्छी मार्केट, अच्छा लाइफ, ये हो गया आपका मटेरियल बेस्ड। फिर उन्होंने दोनों को मिला भी दिया, आइडियलिस्टिक, यानी कल्चरल, यानी साइंस आपका, आई शुड से स्पिरिचुअल प्लस रियलिस्टिक, स्पिरिचुअल प्लस मटेरियलिस्टिक अगर मिक्स हो जाएगा तो वो बन जाएगा आइडियलिस्टिक। तो उन्होंने कहा, सोरोकिन ने कहा कि ये जो चेंज है ये एंडलेस है, ये साइक्लिकल पैटर्न है, जैसे पेंडुलम चलता है, आगे गया पीछे आया, आगे गया पीछे आया। कल्चर मूव्स इन वन डायरेक्शन, कल्चर जाएगा स्पिरिचुअल से मटेरियलिज्म की तरफ, फिर मटेरियलिज्म से स्पिरिचुअल की तरफ, फिर स्पिरिचुअल से मटेरियलिज्म, मटेरियलिज्म। हिंदुस्तान में है योगा, हिंदुस्तान में है बाकी स्पिरिचुअल आर्ट्स, बाकी सारी चीजें, लेकिन फेमस ज्यादा कहाँ है, ज्यादा लोग कहाँ कर रहे हैं, यूएस में कर रहे हैं, यूरोप में कर रहे हैं। तो एक टाइम आएगा पेंडुलम वापस मुड़ेगा। तो आइडियशनल फेस उन्होंने कहा कि जिसके अंदर जो है दोनों का सिंथेसिस हो जाता है, एक टायरलेस एंडलेस साइकिल चलती है जिसका कोई ट्रेंड नहीं है। तो आइडिशनल फेज का मतलब क्या हुआ, आइडिशनल जो पहला हमने बोला, पहला फेज जो हमने बोला, उसमें क्या होगा, जहां आप स्पिरिचुअल की बात कर रहे हैं, कि आप सिर्फ अपने माइंड से परसीव कर सकते हो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, रिलीजियस आइडियाज, फेथ, ट्रूथ, ये सारी बात हो सकती है। यानी कि मटेरियल कल्चर से, मटेरियल या सेंसरी कल्चर से, सेंसेट कल्चर से कंप्लीटली अपोजिट। तो ना तो कोई सोसाइटी कंप्लीटली आइडिया या स्पिरिचुअल बेस्ड हो सकती है, ना कंप्लीटली मटेरियल बेस्ड हो सकती है, दोनों के बीच का काम ना होता है। अब सेंसेट में क्या करेगा आदमी, मटेरियल, वो जैसा मैंने कहा, नॉलेज लेगा, मटेरियलिज्म ग्रो करेगा, उसके बाद जो है डायरेक्टली परसीव्ड हमारी सेंसेस से वो चीजें होती हैं तो उनको प्रैक्टिस करेगा। अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा खाना, अच्छा पीना, यू मे इंडल्ज इनटू लॉट ऑफ इमोरल एक्टिविटीज आल्सो। तो वेस्टर्न कल्चर आज की डेट में अकॉर्डिंग टू स्पेंगलर जैसे, या अकॉर्डिंग टू सोरोकिन कहाँ पहुंचा है, वो सेंसेट फेज में पहुंच गया है, वो डिक्लाइन हो रहा है, वो अब दूसरे एक्सट्रीम में जाने को तैयार है। सेंसेट फेज में पहुंच गया, डिक्लाइन हो रहा है, दूसरे उसकी तरफ जाने को तैयार है, दूसरी तरफ स्विंग करेगा। किस तरफ स्विंग करेगा, स्पिरिचुअल या आइडिएशनल की तरफ स्विंग करेगा, जो जहां पर कल्चर है, जहां पर रिलीजन है, जहां पर शांति है। ठीक है जी। तो ये कॉजेज जो हमने, मतलब कॉजेज नहीं, हमने जो साइकिल बोली, सोसाइटी डेवलप होती है एक टाइप से, सोसाइटी डेवलप हुई एक प्योरिटी एक फेज से, और दूसरे उससे वो काउंटर हो जाती है, न्यू इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं, न्यू पैटर्न आ जाते हैं। तो कल्चरल डेवलपमेंट जब एक दिशा में जाता है तो उसके बाद फिर दूसरी दिशा में मुड़ के आता है, ऐसा स्पेंगलर और सोरोकिन का मानना है। ओके, इन ब्रीफ हम क्या कह सकते हैं कि एक टाइप के कल्चर से दूसरे टाइप के कल्चर की तरफ मूवमेंट होती है। सोसाइटी में दोनों तरह के इम्पल्सेस होते हैं, अलग अलग डिग्री में होते हैं, अलग अलग टेंशन लेवल में होते हैं, और वो लॉन्ग टर्म एक सिस्टम में स्टेबिलिटी ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं, तुम दोनों से पूछूं, इंडिया की स्पोर्ट्स कैपिटल किसको कह सकते हो, वैसे तो इंडिया की कोई स्पोर्ट्स कैपिटल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कहें इंडिया की स्पोर्ट्स कैपिटल, हम किसको कहेंगे बताइए ब्रिजबाला जी। हरियाणा। अरे यार, स्पोर्ट्स कैपिटल, स्पोर्ट्स कैपिटल, हाँ बात तो सही है आपकी। मैं क्वेश्चन को और रिफाइंड कर देता हूँ, स्पोर्ट्स कैपिटल इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर किसको कहेंगे, बताइए। हाँ, आंचल, आंचल, बोल नहीं रहे आप लोग कोई भी।
तो इंडिया की अगर स्पोर्ट्स कैपिटल की हम बात करते हैं तो वो है आपकी भुवनेश्वर, उड़ीसा में, कलिंगा। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर हॉकी, फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स, इन सब का बन के आ रहा है, आ चुका है। एक एक टाइम में जो है आप लगा लीजिए कि मतलब इसी साल में भी कई इंटरनेशनल इवेंट्स वहां हो रहे हैं। इंडिया की स्पोर्ट्स कैपिटल के तौर पे उसने अपने आप को एस्टेब्लिश किया है। तो कल्चर वाली बात वही आ गई जो अभी हम बात कर रहे हैं। तो वहाँ का कल्चर चेंज हो जाएगा धीरे धीरे, वहाँ का धीरे धीरे चीजें बदल जाएंगी। जो बाकी जगह इंडिया में, इंडिया है स्पोर्ट्स कल्चर बिल्कुल है, हरियाणा में भी है। हरियाणा इज वेरी एग्रेसिव एंड वेरी यू नो पॉजिटिव इन दैट केस। लेकिन वही है कि फिर अब देखना पड़ता है कि हरियाणा में फैसिलिटीज भी हैं, ऐसा नहीं है, हरियाणा के प्लेयर्स भी हैं। सो इट्स बोथ फेस। ठीक है जी। कोई डाउट? कोई डाउट है तो बताइए। हाँ जी, ब्रिजवाला जी, कोई डाउट? तो अब जब हमने ये इतनी बात कर ली, हमने देख लिया 2-3 पॉइंट्स को समझ के कि भाई किसने क्या बोला। तो सोरोकिन की थ्योरी जो है वो लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही परफेक्ट हो गई है। उसके अंदर क्रिटिसिज्म है, प्रेजुडिसेस हैं, और ये सब्जेक्टिव है कि क्या चीज आप सेंसेट कहोगे, क्या चीज आप मटेरियलिस्टिक कहोगे या आइडिया बेस कहोगे। एक्सप्लेनेशन नहीं है कि सोसाइटी में परिवर्तन क्यों आता है या ऐसी सोसाइटी ऐसा ही फॉर्म क्यों ले रही है। तो ये साइक्लिकल थ्योरीज जो है बताती हैं, लेकिन एक कल्चर पे खूब ज्यादा एम्फोसिस करके फिर उसके एक्सट्रीम में दूसरी तरफ जाना कोई ज्यादा मतलब एकदम ट्रूथफुल तरीके से, एम्पिरिकल तरीके से सोसाइटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, ऐसा हम कह सकते हैं। अब अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थ्योरी, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ सोशल चेंज ऑफ पार्सन्स, वो हम पढ़ चुके हैं, हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। हम ये पढ़ चुके हैं कि फंक्शनलिस्ट को कहा जाता है कि आप जो है स्टेटस चेंज नहीं करते, आप जो है चीजों को वैसे का वैसा यथार्थ में रखने में आप विश्वास रखते हैं। अब मान लो एक सिस्टम स्टेबल है तो चेंज कैसे होगा? चेंज कैसे होगा? तो इसीलिए चेंज को दिखाने के लिए पार्सन ने कॉन्सेप्ट दिए, हमने लिखे भी थे। डायनेमिक इक्विलिब्रियम एक कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने, डायनेमिक इक्विलिब्रियम या मूविंग इक्विलिब्रियम। तो चेंज कैसे देखा जाता है? चेंज इज सीन इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेस फ्रॉम वन स्टेज ऑफ मूविंग इक्विलिब्रियम टू अनदर स्टेज। एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जाने को हम ऐसा कहते हैं। तो पार्सन ने क्या व्यू लिया? पार्सन ने कॉन्सेप्ट दिया सिस्टम्स। सिस्टम कि भाई सोसाइटी क्या है? सोसाइटी एक सिस्टम है, और पार्सन की सोसाइटल सिस्टम जो है वो क्या है? डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है, बट इन डायनामिक, इट इज डायनामिक। तो यानी कि कुछ ना कुछ एक्सटर्नल सिचुएशन उसको इम्पैक्ट करती है जो बैलेंस बिगाड़ती है। लेकिन सिस्टम के अंदर भी प्रोसेसर जो जाया जा रहा है, प्रोसेस चल रहा है, वो इम्पल्स देता है चेंज के लिए, और फिर इक्विलिब्रियम बनता है, डिस्टर्ब होता है, बनता है, फिर चेंज होता है। इससे क्या बन जाता है लास्ट में? डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो पार्सन्स का जो आइडिया है चेंज का, वो किससे जुड़ा हुआ है? डायनामिक इक्विलिब्रियम से जुड़ा हुआ है। पार्सन देखता है कि टेम्परेरी स्टेट जो है किसी भी चीज की वो चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि वो सिस्टमिक फोर्सेस हैं, जो दबाव है, जो सिस्टम है, वो ऑलरेडी उस पर फर्क डाल के बदल देता है। चेंज कैसे अकर होगा? चेंज जब अकर होगा, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था स्ट्रक्चरल चेंज, जब उसके ऊपर बहुत सारा स्ट्रेस डाला जाए, बाकी सारी फोर्सेस से ज्यादा स्ट्रेस डाला जाएगा तो ही चेंज आएगा, नहीं तो चेंज नहीं आएगा। यानी कि पार्सन का जो आइडिया है सोशल चेंज का, वो उनके सोशल सिस्टम के आइडिया से जुड़ा हुआ है। वो उनके सोशल सिस्टम के आइडिया से जुड़ा हुआ है, यानी कि वो एक लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी तरीका बता रहे हैं।
उन्होंने एब्सोल्यूट टर्म्स में चेंज को नहीं देखा। यानी कि उनका कहना है, पार्सन साहब का कहना है कि सोसाइटी इज ऑलवेज इन स्टेट ऑफ मूविंग इक्विलिब्रियम, यानी एक इक्विलिब्रियम से दूसरे इक्विलिब्रियम में चला जाता है, जहां पर शेयर्ड वैल्यूज होती हैं इंस्टीट्यूशनल की, और जहां पर शेयर्ड सिस्टम होता है। उससे क्या होता है कि जब एक इक्विलिब्रियम स्टेज से आप दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेज में गए हो, तो इसका मतलब लास्ट में आपके टोटल इक्विलिब्रियम आप कायम कर लेते हैं, ये हम कह सकते हैं। अब दूसरा, सिस्टम्स व्यू ऑफ चेंज, हमने ये भी पढ़ा था। सिस्टम्स व्यू ऑफ चेंज, पार्सन ने बोला था कि चेंज जो है रिस्टोरेटिव है, चेंज ही से जो है वापस से इक्विलिब्रियम आ जाएगा। सारे स्ट्रक्चर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सारे फंक्शन एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, सारे फंक्शन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। क्या टर्म था आंचल, वो जो 4 वर्ड थे कौन से थे बताओ? ब्रिजवाला जी आप बोलिए 4 वर्ड पार्सन के। सर एगिल। हाँ एगिल या AGIL, हाँ अलग एगिल। अलग बोलते हैं उनका, बस इतना सा है, वो हम कर चुके हैं। तो यानी कि इवोल्यूशनरी व्यू अगर हम देखें, सिस्टम व्यू हो गया ये, तो अगर हम इवोल्यूशनरी व्यू देखें सोशल चेंज का, तो इवोल्यूशन होगा, सोशल चेंज आएगा। यानी सोसाइटी की अडेप्टिव कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी। सोसाइटी इवॉल्व होती है सिंपल से कॉम्प्लेक्स में, और उनका एनवायरनमेंट भी परिवर्तित होता चला जाता है। इससे जो है इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होती है। इंटीग्रेशन, सोसाइटी को जब अलग अलग चीजों को इंटीग्रेट करना हो, ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी जनरलाइजेशन ऑफ वैल्यूज से। ओके, तो सोशल इंटीग्रेशन और सोशल ऑर्डर ये सब मेंटेन होते हैं जनरलाइजेशन। इसीलिए सोशल चेंज क्या हो गया? सोशल चेंज इज द प्रोसेस ऑफ, आप कह सकते हो डिफरेंशिएशन बढ़ता चला जाएगा, स्पेशलाइजेशन बढ़ता चला जाएगा, और एडेप्टेशन भी होता चला जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं अगर हम सोशल चेंज की बात करें। कोई डाउट आप दोनों को, कोई सवाल तो पूछिए। अब पोस्ट मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव क्या है? हमने शुरू में वर्ड यूज किया था ये भी, पोस्ट मॉडर्न। तो पोस्ट मॉडर्न वाले हमने कहा था, आपको याद होगा एक सज्जन का हमने नाम भी लिखा था, जिसमें हमने कहा था, उसने कहा था ये सब बकवास है, ये सारी बातें हैं, कौन सही कह रहा है कौन गलत कर रहा है, कुछ नहीं होता, सब कुछ सही है। कोई ये ग्रैंड थ्योरी सोशल चेंजेस की कोई काम नहीं है, ये किसी काम की नहीं है। हमने उस राइटर का नाम भी लिखा था, मुझे याद है। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट जो है वो सोशल चेंज को बियॉन्ड इंटीग्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट के देखते हैं, कि ना तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ना इंटीग्रेशन होगा, ये ग्रैंड थ्योरीज किसी काम की नहीं आएगी। जैसे फेमिनिस्ट थ्योरी, तो फेमिनिस्ट सोशियोलॉजी क्या कहेगा? पोस्ट मॉडर्न सोशियोलॉजी की बात है तो फेमिनिस्ट कहेगा जेंडर का रोल है, जेंडर इज द सेंटर इन सोशल चेंज। यानी सोशल रियलिटी इज व्यूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट सेक्सेस। वुमेन की अवेयरनेस हो राइट्स का, वुमेन का फेमिनाइजेशन हो वर्क का, वुमेन मूवमेंट और डायमेंशन ऑफ सोशल चेंज का, ये सारी चीजें हैं। तो ये जो है क्या कहा, ये क्या कहता है? ये कहता है कि भाई पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव हो गया। ओके, ये हो गया पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव। आपको नाम याद आया आंचल? वो नाम क्या था? पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को कौन है, कौन ले जाने वाले हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म? बताइए। याद आया? नो सर। ब्रिजबाला जी आपको नाम याद आया? नो सर। जैक दारिदा, याद है नाम? मैंने बताया जैक दारिदा, शुरू में हमने लिखा था। यस सर, यस। याद आया ब्रिजबाला जी? यस सर। हाँ, तो वो नाम ऐसी, बस यही याद रखने, यही तो खेलोगे, इन तो कैसे कर पाओगे। एक और नाम भी था, शायद मैंने यूज किया होगा, मिशेल फौकॉल्ट, MICHEL, उसको हम मिशेल पढ़ेंगे, MICHEL को मिशेल पढ़ेंगे हम, और फौकॉल्ट FOUCAULT। इसने फाउंडेशन किसकी ली? पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की फाउंडेशन। तो फौकॉल्ट ने क्या स्टडी किया? फौकॉल्ट ने स्टडी किया मॉडर्न इंस्टीट्यूशन, जैसे हॉस्पिटल, जेल, स्कूल,
ठीक है, एंशिएंट टाइम में नहीं होते थे, गुरुकुल थे, लेकिन गुरुकुल शहर के बीच में नहीं थे, गुरुकुल जंगल में थे। स्कूल लेकिन शहर के बीच में है, वो सर्वेलेंस के तरीके हैं, सोसाइटी को डिसिप्लिन करने के तरीके हैं। स्कूल जो नहीं जा रहा, ओ माय गॉड, स्कूल ही नहीं गया। तो पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स को दर्शाती है। मार्क्स ने जैसा कहा था सोशलिज्म की वजह से वैसा होगा, चीजें वैसी होंगी, ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा तो रशिया के साथ भी नहीं हो रहा है। रशिया जो यूक्रेन वॉर है वो भी अब लंबा चलने वाला है, वो खत्म नहीं होने वाला, वो चलता रहेगा। इट विल बी प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट। वो अब अपने आप में एक राइजिंग सेंटर बन गया कॉन्फ्लिक्ट का, उसमें कोई हैरानी की बात नहीं। तो यानी कि मॉडर्न सोसाइटी क्या है, मल्टीकल्चरल है, डाइवर्स है, और ट्रेडिशनल जो तरीके हैं सोशियोलॉजी के या ट्रेडिशनल सोसाइटी है वो उसको समझाने में कामयाब नहीं हो पाएगी, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है जी, ऐसा हम कह सकते हैं। अब उसके बाद जो है कई ऑथर्स हैं, उन्होंने जो है पहले के थिंकर्स को उन्होंने चेंज कर दिया। जैसे फ्रेंच एक ऑथर हैं जीन, जां बोलते हैं वैसे उनको, जां, JEAN, जां बॉर्डिलार्ड, BAUDRILLARD। उन्होंने क्या कहा कि मास मीडिया की वजह से मार्क्सिस्ट आइडिया कंप्लीटली रिवर्स हो गया है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी जो है वो अब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से डोमिनेटेड नहीं है। आज की डेट में मॉडर्न सोसाइटी डोमिनेटेड है। क्या दिखाई दे रहा है, क्या आप लिख रहे हो? इंडिगो एयरलाइंस एक बच्चे को चढ़ने नहीं देती है, डिसेबल बच्चे को, और पूरे इंडिया में बवाल हो जाता है। पहले ऐसा नहीं होता। उस बच्चे के फेवर में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, न्यूज़पेपर में उसके आर्टिकल्स आते हैं। और हाँ, हो कहाँ रहा था ये, कहाँ हो रहा था ब्रिजबाला जी? ये ब्रिजबाला जी दिल्ली में सर। हैं, कहाँ हो रहा था? नहीं पता सर। हाँ, वो ज्यादा बेहतर है, दिमाग लगाया करो। ये हो रहा था रांची में। तुम क्यों नहीं बोल रही भाई? आंचल, आंचल। सर मैंने यूरोप लिखा था, टाइप कर दिया। यूरोप मैंने बोला ना यार, वो तो आज स्क्रीन तो मेरे सामने कुछ है ही नहीं, बस कैमरा है और आप बस, और बाकी लैपटॉप में कुछ चीज नहीं चल रही। देयर इज सम विंडो इशू। एडवांस टेक्नोलॉजी भी कई बार हमें तंग करती है। यूरोप कहाँ से हो गया? अभी तो आया था इंडिगो, इंडिगो यूरोप में कहाँ पहुंचा दिया आपने? 2 दिन से आ रहा है इशू है, 3 दिन से आप लोग क्या देखते हो? न्यूज़पेपर भी समझ नहीं आता यार मुझे, कैसे थिंकिंग डेवलप कराऊं। तो पॉइंट यही है कि भाई पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव की बात करें तो डेवलपमेंट भी एक सोशल कॉन्सेप्ट है। डेवलपमेंट क्या है? सोशल कॉन्सेप्ट की बात करें, डेवलपमेंट है प्रोग्रेसिव चेंज है, प्रोग्रेसिव चेंज फ्रॉम इंफीरियर स्टेट टू सुपीरियर स्टेट, और चेंज इन द डिजायर्ड डायरेक्शन। सो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज अबाउट रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स, removing. What is change? What is development? Development is seen as something removing obstacles, removing things which can make person's life more easy and happy. जैसे डेवलपमेंट क्या है? अच्छी हेल्थ, अच्छी एजुकेशन, रिसोर्सेज का लाना, पॉलिटिकल और सिविल फ्रीडम हो आपको, ये क्या है? डेवलपमेंट। उसके डायमेंशन हो सकते हैं बहुत सारे, कल्चरल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन। ट्रू डेवलपमेंट क्या होगा? जब आप सेल्फ रियलाइज कर पाओगे सोसाइटी में, इंडिविजुअल या सोसाइटी अपने आप को सेल्फ रियलाइज कर पाएगी, अपने पोटेंशियल को वो जब पूरा कर पाएगी, चाहे वो पोटेंशियल किसी लेवल का भी हो, उसी को ट्रू रियलाइजेशन कहते हैं। आप दोनों का पोटेंशियल है, जब आप दोनों अपने गोल को पालोगे पूरी मेहनत करके, तरीके से, ब्रॉड होके, रेशनल होकर, और उसकी जगह अपनी गलतियों को स्वीकार करके, और डेली एक नए लेवल पे उठ के जब काम करना चाहोगे, तो आपका ट्रू सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा। क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट ने क्या किया? डेवलपमेंट को या ग्रोथ को, या जो मॉडर्न हमने बात की उसको उन्होंने कैसा दिखाया? उसको उन्होंने इवोल्यूशनरी दिखाया। उन्होंने कहा भाई एक ट्रेडिशनल सोसाइटी थी, एक प्रिमिटिव सोसाइटी थी, प्रिमिटिव के बाद एक मॉडर्न सोसाइटी धीरे धीरे आई, फिर इंडस्ट्रियलाइज्ड आई। उनके लिए डेवलपमेंट क्या है?
उनके लिए डेवलपमेंट है हाई बिल्डिंग्स, हाई प्रोडक्शन, हाई टेक्नोलॉजी, ग्रेट मिलिट्री, मॉडर्न पॉलिटिकल वैल्यूज लाइक सेकुलराइजेशन, डेमोक्रेसी, ये सारा का सारा जो है, लिबर्टी, जो हम कहते हैं, यूरोप भी कहता है अपने आप को हम मॉडर्न हैं, हम लिबरल हैं, हम डेमोक्रेटिक हैं। लेकिन अब धीरे धीरे हमने बोला भाई ये वेस्टर्न मॉडल जो है इसके अंदर बहुत सारे बायस है। ये वेस्टर्न मॉडल जो है इंजीनियस, लोकल और इंडियन अप्रोचेस को ये डिनाई कर रहा है। कंटेम्पररी बातों को ये, जो सोसाइटी के अलग अलग सोसाइटी के, अफ्रीकन सोसाइटी के अलग है, अफ्रीका में भी 10 तरह की सोसाइटी है, इंडिया की भी एक सोसाइटी नहीं है। अब देखो श्रीलंका में क्या हो गया, आप लोगों ने पढ़ा श्रीलंका में क्या हो गया ब्रिजबाला जी? सर इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे हैं। वो तो हो गया, लेकिन जब मैं बोलता हूँ श्रीलंका में क्या हो गया, उसका अर्थ यह है कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर की जो फैमिली है उसको श्रीलंका छोड़ के भागना पड़ गया। पड़ रहा है। सिर्फ लोगों ने कर दिया। एक एमपी, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो कल प्रोटेस्ट की भीड़ में मरी गया। लोगों ने आग लगा दिया पुराने घर को उसके, जो राजपक्सा फैमिली है। अब चाइना कहाँ गया बताए कोई हमें? चाइना था ना यहाँ पे, और चाइना ने इन्वेस्टमेंट करने की बात भी की थी। इंडिया क्या, इंडिया खड़ा हुआ है, सिर्फ इंडिया साथ में खड़ा हुआ है और पूरी मदद कर रहा है अपनी औकात से ज्यादा। लेकिन लोगों, वो एग्जाम्पल आप प्लीज समझिए, एग्जाम्पल को, सोसाइटी का डेवलपमेंट। तो अगर ये सोसाइटी का डेवलपमेंट यही होता तो ये हालत क्या? बाला जी, सर ये हालत नहीं होती। बिल्कुल। यानी जस्टिस रहता, राइट्स रहते, पॉलिटिकल कल्चर नेपोटिज्म को नहीं प्रमोट करता, पॉलिटिकल कल्चर करप्शन को प्रमोट नहीं करता, पॉलिटिकल कल्चर सबको लेके चलता। जो पॉलिटिकल पार्टी है, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी, वो कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के चेंज ना लेके आती कि मैं ही सुपर प्राइम प्रेसिडेंट, सुपर प्राइम मिनिस्टर बना रहा हूँ सदैव के लिए, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होते, तो समाज में परिवर्तन लॉन्ग टर्म होता। रशिया में भी देखना ऐसे ही होगा। आपने चाइना की न्यूज पढ़ी? चाइनीज प्रेसिडेंट को भी कोई बीमारी है। जैसी ये बात आती है तो सोसाइटी डोमिनेट जब ऐसे वैल्यूज के लिए करते तो उसको आप एक्चुअल में मॉडर्न या डेमोक्रेटिक सोसाइटी नहीं कह सकते। तो डेवलप कंट्रीज का जो मॉडल है डेवलपमेंट का, उसने किस पे फोकस किया? मटेरियल वेलबींग पे। हाँ, सड़कें अच्छी हो, पढ़ाई अच्छी हो, टेक्निकल नॉलेज बढ़िया हो, ओके। लेकिन जो वेस्टर्न जो मॉडल है, जब उसको हमने नए नए देशों के ऊपर लागू कर दिया, भारत जैसे देशों पे, तो हमने देखा कि उससे उनका फायदा नहीं हो रहा है। गरीबी तो नहीं हट रही है, भारत में गरीबी अब तक ना हटी है। अंग्रेज ऐसा लूट के गए, अंग्रेजों ने वही सिस्टम हम पे लागू करने की बात की। तो इसीलिए वर्ल्ड सिस्टम्स थ्योरी, एक थ्योरी है वर्ल्ड सिस्टम्स थ्योरी, वो ये कहती है कि वर्ल्ड सिस्टम यानी पूरा वर्ल्ड, यू नो, कोई इंडिविजुअल नहीं, पूरा वर्ल्ड जो है वो एक बेसिक यूनिट होना चाहिए सोशल एनालिसिस का। कोई फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड नहीं होना चाहिए, एक सब एक होना चाहिए। यानी कि मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट था डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का, वो पूरे, और क्लास स्ट्रगल का पूरे विश्व के ऊपर लागू कर देना चाहिए। इसका सबसे इंपॉर्टेंट वर्जन और फेमस वर्जन क्या है? ये किया था आपका एक इमैनुअल, इमैनुअल वॉलरस्टेन नाम के सज्जन थे, WALLERSTEIN, इमैनुअल वॉलरस्टेन। उन्होंने एक बुक लिखी, द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम, द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम, और उसमें उन्होंने बुक लिख के उन्होंने बताया कि पूरा मॉडर्न वर्ल्ड कायदे से कैपिटलिस्ट है। श्रीलंका का सॉल्यूशन भी कैपिटलिज्म बताया जा रहा है, भाई यार लोन ले ले, क्योंकि पैसे ही नहीं है कुछ खरीदने के लिए। फ्यूडल सोसाइटी है, एक फैमिली ने काबू कर रखा था, या फिर अपर ग्रुप लगा लीजिए, इलीट। हमने इलीट थ्योरी पढ़ी है ना आंचल जी? यस सर, पढ़ी है। वो सब यहाँ लागू करो, फिर क्या करोगी उसका?
तो वॉलरस्टेन कहते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम का जो यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका में जो उदय हुआ, जहाँ पे फ्यूडलिज्म खत्म हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो फिर से कॉलोनियलिज्म आ गया, कॉलोनियलिज्म ने फिर से एक्सप्लॉइट किया। तो यानी वर्ल्ड सिस्टम जो क्या बन गया, वर्ल्ड सिस्टम जो है एक तरीके से फिर से वही लूटपाट की जगह बन गई, फिर से वही जो है डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर अनइक्वल रहा। तो उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया कि वर्ल्ड बना हुआ है कोर से, यानी जैसे धरती में भी कोर होता है, फिर बना उसका सेमी पेरिफेरी यानी उसके आसपास के एरिया, फिर बना पेरिफेरी। तो यानी कि जो कोर है और पेरिफेरी जो है और जो सेमी पेरिफेरी है, कोर जो है वो कौन है, कोर है आपकी एक्सप्लोइटेटिव क्लास, आपका अमेरिका, आपका IMF, आपका वर्ल्ड बैंक, ये सारे कोर है। आपका चाइना जो है कोर है। पेरिफेरी थोड़ा सा कौन बना, फिर इंडिया जैसे कंट्रीज बने। और आउटर पेरिफेरी में कौन आ जाएंगे, श्रीलंका, म्यांमार, ये ऐसी कंट्रीज आ जाएंगे पेरिफेरी में। तो कोर कंट्रीज जो है वो हाई स्किल होती है, जैसे जापान हो गया, इंडिया में बुलेट ट्रेन बना रहा है, अपने वहां के लोग पैदा नहीं हो सकते, कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन होगा। जबकि बाहर वाला किस पे, इंडिया जैसी कंट्री किस पे फोकस करेगी, लो स्किल के ऊपर, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन के ऊपर। और फिर पेरिफेरी वाले, एकदम पेरिफेरी में चले जाओ, उसमें कौन आ जाएंगे, उसमें आ जाएंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो यानी इससे हमें पता लगता है कॉन्स्टेंटली कि डोमिनेंस किसका है, आंचल जी, डोमिनेंस किसका है, सर 4 कंट्रीज। जोर से बोलो। 4 कंट्रीज। बिल्कुल, डोमिनेंस किसका हो गया, कोर कंट्रीज का हो गया, वही मोस्ट एक्सप्लॉइटेटिव हो। इससे डोमिनेंस उनका बढ़ता चला गया, इकोनॉमिक एक्सचेंज होगा कोर और पेरिफेरी में, लेकिन ये अनइक्वल टर्म्स में होगा। पेरिफेरी अपने प्रोडक्ट को बेचने में मजबूर हो जाएगा सस्ते में। यानी कॉफी बेस्ट कहाँ की, इंडिया की, इंडिया में भी कहाँ की, कर्नाटक की, कर्नाटक में भी कहाँ की, कुर्ग की, और जाएगी कहाँ, यूरोप। बेस्ट कॉफी इंडिया में नहीं रहेगी, बेस्ट कॉफी कहाँ चली जाएगी, यूरोप में चली जाएगी। इसीलिए डिपेंडेंसी थ्योरी जो होती है, उसका मतलब ये है कि आप एक कंट्री या कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट है। यानी डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप कंट्रीज, वो USSR पे पहले डिपेंडेंट थी, अब जो है वो US के ऊपर और बाकी चीज पे डिपेंडेंट है। तो उन्होंने कहा कि डिपेंडेंसी थ्योरी कहती है भाई मॉडर्निटी या मॉडर्न आइडियाज कहाँ अपने आप पहुंच गए। जो अंडर डेवलप कंट्रीज है वो इसलिए अंडर डेवलप नहीं है क्योंकि उनका अपना कल्चर और अपना इंस्टीट्यूशनल फॉल्ट है, वो कमजोर इसलिए है क्योंकि उनको कमजोर रखा गया है, हैव और हैव नॉट में बदल दिया गया है। कार्ल मार्क्स ने जैसे कहा कि नॉर्थ और साउथ अगर ग्लोबल आप डिवाइड करोगे तो नॉर्थ में अमीर आ गए और साउथ में गरीब हो गए। कॉलोनियलिज्म तो बंद खत्म हो गया, लेकिन चाइना और अमेरिका जैसे न्यू कॉलोनियलिज्म को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कब्जा रखना है यूरोप पे और पूरे वर्ल्ड पे, और अमेरिका के द्वारा रखना है। इसीलिए अमेरिका ने यूक्रेन को पूरा सपोर्ट कर रही है, सब कुछ हो रही है। इतने यूक्रेनियन भाग गए अपने देश छोड़ छोड़ के, कोई दिक्कत नहीं है। उसको कैसे परसीव किया जाए, कैसे दिखाया जाए, ये भी है। तो डेवलप डिपेंडेंसी थ्योरी जो है वो वेस्टर्न मॉडल के अगेंस्ट है। ओके, जैसे एक बहुत अच्छे राइटर थे, उनका नाम आप नोट कर लीजिए, एंद्रे गुइंदर फ्रैंक, ANDRE, एंद्रे या एंड्रे, GUNDER और फ्रैंक। उन्होंने एक किताब लिखी, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट किताब लिखी। और उस किताब में उन्होंने बताया कि कंटेम्प्रेरी जो वर्ल्ड का अंडर डेवलपमेंट प्रोसेस है, जैसे कि लैटिन अमेरिका, जैसे कि अफ्रीका, वो इसीलिए है क्योंकि वेस्ट के ऊपर हम आर्टिफिशियली डिपेंडेंट कर दिए गए। इंडिया में भी अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं आता तो उसका अर्थ यह था कि अमेरिका से हमें गेहूं लेने पड़ते भिखारी की तरह, भीख मांग मांग कर। तो यानी अंडर डेवलपमेंट जो है वो एक्चुअली में नहीं है, लेकिन इन्होंने अंडर डेवलपमेंट क्रिएट किया है ताकि कॉलोनियलिज्म और कैपिटलिज्म की ताकत से वो हमें दबा सके। यानी कि पुराने समय के जो देश थे, भारत जैसे देश जो आजाद हुए, उनको कॉम्प्लेक्स वेब में घुसा दिया गया कॉलोनियलिज्म और कैपिटलिज्म के, और उसकी वजह से हम जो हमारी इकोनॉमी जो है अपने हिसाब से ग्रो नहीं कर पाई। हमारी इकोनॉमी जो है डिपेंडेंट हो गई वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर, और हमारी इकोनॉमी जो है मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी और सर्विस इकोनॉमी भी ढंग से नहीं बन पाई।
तो एडम स्मिथ ने जरूर बोला था फ्री ट्रेड। एडम स्मिथ ने क्या बोला? फ्री ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड, इक्वालिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए। लेकिन पावरफुल कंट्रीज ऐसा नहीं करती। तो ऐसा WTO का एग्जांपल भी आप यहाँ दे सकते हैं, चाहे एग्रीकल्चर का हो, चाहे वो ट्रिप्स का हो, चाहे वो कोरोना की वैक्सीन का हो। अफ्रीका तक आज तक नहीं पहुंची है वैक्सीन, इसीलिए एक टर्म आया था वैक्सीन नेशनलिज्म। बात समझ में आई? तो यानी सरप्लस ट्रेड किसके पास होगा? यूएस के पास होगा, जबकि उसके पास डेफिसिट है। वही रूल करेगा, डॉलर सब जगह चलेगा। तो ये जो चीजें हैं, जैसे इमानुअल 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 ने अपनी एक अनइक्वल एक्सचेंज करके किताब लिखी, उसमें भी यही बात है। अगर आप पिछले 2 साल की, प्लीज मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, पिछले 2 साल में आप देखिए पुलिट्जर प्राइज, उसके बाद कॉमनवेल्थ प्राइज या बाकी जो प्राइजेस हैं वो कैसी बुक्स को मिले हैं। तो कुछ ऐसे ही चीजों को मिले होंगे, उसको भी हम अपने आंसर्स में लेके आ सकते हैं। तो यानी कि डेवलप कंट्रीज ही ब्लेम की जा रही हैं परपेचुअल फेलियर के लिए डेवलपिंग कंट्रीज के, और उनको डिपेंडेंट बनाने के लिए, रादर देन उनको दिखाएं कि मछली कैसे पकड़ी जाती थी। उसकी बजाय उन्होंने मछली दे दी। चाइना ने भी पूरे वर्ल्ड में BRO जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो ये करना चाहता है, इससे यही दिखाना चाहता है। तो दोहा राउंड हो गया, बाकी चीजें हो गई, ये सब चीजों से भी यही पता लगता है। तो पेरीफेरी में कौन है? गरीब देश। सेमी पेरीफेरी में कौन है? भारत जैसे देश। और कोर में कौन है? अमेरिका जैसे देश। चीप लेबर कहाँ मिलेगा? भारत में मिलेगा। रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा? भारत में मिलेगा। लेकिन बेस्ट बास्केटबॉल, बेस्ट फुटबॉल जो यूरोप में एक्सपोर्ट होगी सबसे महंगी, वो वहीं बिकेगी। हाई प्रॉफिट किसको जाएगा? बोलिए। हाँ, हेलो? डेवलप्ड कंट्री को सर। डेवलप कंट्रीज को जाएगा। और अच्छे एग्जांपल सोचो, हैंडीक्राफ्ट भी हमारे देश के हैं लेकिन महंगे वहां के हैं। सर जैसे तो बांग्लादेश में जूट होता है, तो वहां हम्म से रॉ मटेरियल ले जाते हैं और वो नहीं, फिनिशिंग बांग्लादेश ले तो फिर भी ग्रो कर रहा है। लेकिन अभी आप अपने कपड़े देखना ना, अपने कपड़े का कॉलर उठा के देखना, वो भी मेड इन बांग्लादेश होने लग गया इंडिया में भी आजकल। इंडिया में भी जो मॉल में कपड़े मिल रहे हैं, ये जो आपकी ब्रांड है पेंटालून और आदित्य बिरला ग्रुप और ये सारे, वहां जाके कपड़े आप देखो, आधे कपड़े आपको मेड इन बांग्लादेश और मेड इन वियतनाम मिलेंगे। मैडम पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि हमारे जहाँ कपड़े बन रहे हैं वो वहां की लागत से ज्यादा है। वहां से जो आप बन के मंगवा रहे हो वो सस्ते पड़ते हैं। अब बनाने की यहाँ कोई जरूरत? हेलो? सर वियतनाम में तो कपड़े बहुत सस्ते हैं। फिर गए हो आप? नहीं सर, मैंने सुना है वहां के बारे में। बिल्कुल सुना है, सस्ता है, बिल्कुल सस्ता है। बांग्लादेश में भी बहुत सस्ते हैं। लेकिन इंडिया जब तक अपने लेबर को, अपने लॉज को, अपनी इलेक्ट्रिसिटी को, अपने स्किल को ठीक नहीं करेगा तो हमारे यहाँ चीप नहीं होगा। है क्यों जी? ऐसे ही टॉयज के साथ है। चाइनीज टॉयज एक से एक कहाँ से आते हैं? चाइना से आते हैं आंचल? आपके गांव में देखिए आपने कोई चाइनीज टॉयज? यस सर। फिर बताओ, टॉयज पहुंच गए आपके गांव तक? बताइए, रेवाड़ी में ही पहुंच गए? बिल्कुल पहुंच गए होंगे, आई एम श्योर 100%। नहीं? यस सर। तो डेवलपमेंट थ्योरी यही कहती है भाई, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। महात्मा गांधी का विजन, रविंद्रनाथ टैगोर का विजन, नेहरू का विजन, नेताजी सुभाष बोस का विजन, कि डिपेंडेंसी सिर्फ एम्पावरमेंट के थ्रू हो सकती है, जो नरेंद्र मोदी जी रोज बोलते हैं, आत्मनिर्भर, और सारी बातें आ जाएंगी। राइट बेस्ड अप्रोच, RTI आ गया, RTE आ गया, अल्टरनेटिव आ गया, ये सारी चीजों से होगा डिपेंडेंसी थ्योरी। लेकिन जो फिर लिबरल एटीट्यूड वाले लोग हैं